नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेईमानी से एवं कपटपूर्वक का अर्थ बताते हुए हम इन दोनों में अंतर को जानेंगे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेईमानी से का अर्थ। भारतीय दंड संहिता 1860 में शब्द बेईमानी से की परिभाषा धारा 24 में निम्न प्रकार से की गई है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर भारतीय दंड संहिता में जो बेईमानी से की जो परिभाषा दी गई है उसको हम पढ़ लेते हैं। जो कोई उस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको इस परिभाषा को पढ़कर कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों, इसके पहले हमें सदोष अभिलाभ और सदोष हानि दोनों का अर्थ समझना अत्यंत ही आवश्यक है। जब आप इन दोनों का अर्थ समझ लेंगे तो आपके जितने भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है वह खत्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले सदोष अभिलाभ एवं सदोष हानि को जान लेते हैं। सदोष अभिलाभ का अर्थ। सदोष अभिलाभ को भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सदोष अभिलाभ को धारा 23 में परिभाषित किया गया है और बेईमानी से को धारा 24 में परिभाषित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं सदोष अभिलाभ की परिभाषा भारतीय दंड संहिता के अनुसार। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। तो दोस्तों, आप परिभाषा पढ़कर समझ ही गए होंगे कि सदोष अभिलाभ किसे कहते हैं। आइए हम दूसरे शब्दों में भी सदोष अभिलाभ को देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में सदोष अभिलाभ कानून के विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसा लाभ प्राप्त करना है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस लाभ को प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी नहीं होता है। तो दोस्तों, सदोष अभिलाभ सामान्य शब्दों में हम देखें तो एक ऐसा लाभ होता है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस लाभ को प्राप्त करने का वास्तव में अधिकारी नहीं होता है और कानूनी रूप से भी वह अधिकारी नहीं होता है। तो आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि सदोष अभिलाभ किसे कहते हैं। आइए एक अर्थ के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से हम सदोष अभिलाभ को और गहराई से जान लेते हैं। दोस्तों, इस उदाहरण के माध्यम से मैंने सदोष अभिलाभ को समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ये एक व्यक्ति है जो कि इस संपत्ति का वास्तविक स्वामी होता है। यह संपत्ति का वास्तविक स्वामी कौन है? ये वाला व्यक्ति है। परंतु इस व्यक्ति को वंचित किया जाता है और इस संपत्ति को यह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, वास्तविक रूप से हम देखें तो ये जो संपत्ति है यह इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी, परंतु यह संपत्ति इस व्यक्ति को न मिलकर इस व्यक्ति को मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह व्यक्ति जो है यह इस संपत्ति को सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है और इस संपत्ति को विधि विरुद्ध तरीके से और कानूनी अधिकार जो है उन पर विपरीत प्रभाव डालकर इस वास्तविक स्वामी से यह व्यक्ति इस संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि सदोष अभिलाभ किसे कहते हैं। सदोष अभिलाभ में किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वह नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसे इस उदाहरण में देखा होगा, यह जो वास्तविक स्वामी है इसके जो अधिकार थे इस संपत्ति को प्राप्त करने के, तो वह अधिकार समाप्त हो चुके हैं और विधि विरुद्ध तरीके से संपत्ति स्वामी से छीन ली जाती है। तो दोस्तों, यह जो व्यक्ति है सदोष लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, इसने इस संपत्ति को विधि विरुद्ध तरीके से प्राप्त किया है, सदोष अभिलाभ किया है। तो दोस्तों, आप सदोष अभिलाभ को अच्छे से इस उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम सदोष हानि का जो अर्थ है उसको भी देख लेते हैं। सदोष हानि को भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में परिभाषित किया गया है। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। तो दोस्तों, परिभाषा को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सदोष हानि किसे कहते हैं। आइए हम दूसरे शब्दों में भी देख लेते हैं। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है यह तब कहा जाता है जब उसकी संपत्ति से उसे अलग रखा जाता है या उससे अपनी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। दोस्तों, इस उदाहरण के माध्यम से हम सदोष हानि को भी जान लेते हैं। सदोष हानि में होता क्या है कि यह जो संपत्ति है, यह संपत्ति का वास्तविक स्वामी कौन होता है? यह व्यक्ति होता है। परंतु यह जो व्यक्ति है यह इस संपत्ति से इस व्यक्ति को वंचित कर देता है और इस संपत्ति को यह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अब इस संपत्ति को इस व्यक्ति ने प्राप्त किया तो इसने सदोष अभिलाभ प्राप्त किया और
इस व्यक्ति को इस संपत्ति से वंचित कर दिया, इस संपत्ति से इस व्यक्ति को वंचित कर दिया, अर्थात यह जो व्यक्ति यह हानि उठाने वाला व्यक्ति होगा। तो दोस्तों आप समझ ही होंगे कि सदोष हानि किससे प्राप्त हुई। जो वास्तविक जो स्वामी होता है, वास्तविक स्वामी को सदोष हानि होती है और उसका लाभ कोई एक अन्य व्यक्ति उठा लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सदोष अभिलाभ एवं सदोष हानि को अच्छे से समझ गए होंगे और उनको अर्थ को आपने जान लिया होगा। दोस्तों आइए हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। बेईमानी से का अर्थ, जो कोई उस आशय से कोई कार्य करता है, अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, इंटेंशन से कोई कार्य करता है जिससे एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे, अर्थात एक व्यक्ति को तो वह सदोष लाभ कारित करने के आशय से कोई कार्य करता है और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने के आशय से कोई कार्य करता है, अर्थात किसी एक अन्य व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने का कोई कार्य करता है, तब यह माना जाता है कि वह व्यक्ति उस कार्य को बेईमानी से करता है। तो दोस्तों इस परिभाषा को हमने अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं आपको बेईमानी से के संबंध में कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा। दोस्तों आइए हम इस केस के माध्यम से बेईमानी से को और अधिक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों केस का नाम है बुधन सिंह बनाम राज्य AIR 1960 पटना 518। तो दोस्तों ये केस का नाम है। आइए देखते हैं केस में क्या हुआ था। तो दोस्तों इस केस के मामले में यह अभिनिर्णित किया गया कि बेईमानी से के लिए यह आवश्यक है कि उस कार्य से किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों इस केस में यह बताया गया था कि इसके लिए आवश्यक यह है कि कोई कार्य किया जाता है उससे किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ प्राप्त हो तथा किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो। तो दोस्तों जैसे बेईमानी का जो परिभाषा है जिससे उसमें बताया गया था, वैसे ही इस केस में भी बताया गया है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ प्राप्त हो तथा किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो। बेईमानी के मामले में यह आवश्यक नहीं होता है। दोस्तों यह महत्वपूर्ण बात है कि बेईमानी के मामले में यह आवश्यक नहीं होता है कि सदोष लाभ जो होता है वह सदा अभियुक्त को मिले। इसके लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि पीड़ित पक्ष को दोषपूर्ण हानि पहुंची हो। दोस्तों इसके लिए इतना ही अनिवार्य होता है कि जो पीड़ित पक्ष जो होता है, जो उसका वास्तविक स्वामी होता है संपत्ति का, उसको दोषपूर्ण हानि पहुंचती हो। इसके लिए यह आवश्यक नहीं होता कि कार्य सदैव विधि विरुद्ध हो, अर्थात कोई कार्य यदि विधि विरुद्ध है तो यह आवश्यक नहीं है। यदि साधन विधि विरुद्ध है तो भी कार्य को बेईमानी पूर्वक माना जाएगा। तो दोस्तों हम बेईमानी के आवश्यक तत्व जो होते हैं उनको भी जान लेते हैं। तो बेईमानी के 3 प्रमुख आवश्यक तत्व होते हैं। प्रथम है अभियुक्त द्वारा विधि विरुद्ध साधन अपनाया गया हो। दूसरा है उसका कार्य आशयपूर्वक हो, अर्थात उसका कार्य इंटेंशनली हो। तीसरा है इसका आशय सदोष लाभ या सदोष हानि पहुंचाने का हो, अर्थात अभियुक्त का जो आशय जो होता है वह सदोष लाभ प्राप्त करने का हो या सदोष हानि पहुंचाने का हो, तब यह माना जाता है कि उसने बेईमानी की है। यदि उसका कार्य आशयपूर्वक हो, विधि विरुद्ध साधन हो और उसका जो आशय था वह सदोष लाभ या सदोष हानि पहुंचाने का हो। बेईमानी में यह कदापि आवश्यक नहीं होता है कि सदोष लाभ सदा अभियुक्त को मिले। तो दोस्तों हमने पहले भी इसको समझ लिया है कि बेईमानी में कदापि आवश्यक नहीं होता है कि सदोष लाभ जो होता है वह सदा अभियुक्त को मिले। हो सकता है कि वह दूसरे के लाभ के लिए भी कोई कार्य कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बेईमानी से का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने बेईमानी को अच्छे से समझा दिया है। दोस्तों जल्द ही हम आपके लिए सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हमने कपटपूर्ण को एवं बेईमानी से एवं कपटपूर्ण का अंतर बताया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।